महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम, यानी सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन, ये असॉल्ट है ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंटिव प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब ये महिलाओं का कार्यस्थल यानी वर्किंग प्लेस जो होता है, वर्किंग प्लेस पे यदि कोई यौन उत्पीड़न होता है उसके लिए ये अधिनियम लाया गया था। आपने सुना होगा एक भंवरी देवी बलात्कार कांड हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में भंवरी देवी बलात्कार कांड हुआ था, तब कुछ महिलाओं का संगठन जो विशाखा नाम से था, और उन्होंने कोर्ट में गए थे विशाखा सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो उन्होंने विशाखा कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। तब से ये विशाखा कमेटी पे चल रहा था, और उसके बाद में 2013 में ये कानून आया था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी, कामकाजी जो महिलाएं हैं जो काम करती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करो, चाहे गवर्नमेंट में करो, चाहे सेमी सेक्टर में करो, तो कार्यालयों पर इस प्रकार सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना जो बढ़ रही थी, उसकी रोकथाम करने के लिए इस कानून को लाना पड़ा। क्षेत्राधिकार क्या है? क्षेत्राधिकार है मतलब ये सरकारी के अलावा प्राइवेट, एनजीओ, उपक्रम, अन्य जो है कार्यस्थल, वो सब इसकी परिधि में आते हैं, इसकी कार्यस्थल में। फिर है विशाखा कमेटी। विशाखा कमेटी जैसे बताया था, राजस्थान में भंवरी देवी बलात्कार मामला हुआ था, तो 1997 में 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यौन उत्पीड़न रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय में विशाखा कमेटी होगी। अभी भी ये प्रश्न आया था कि विशाखा कमेटी क्या है? ये है महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु जो कमेटी थी वो विशाखा कमेटी। ये राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला था। विशाखा एक महिलाओं का संगठन था जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे प्रत्येक कार्यस्थल पे। तब से ये विशाखा कमेटी चल रही थी जब तक ये एक्ट अपना ये नहीं आया था 2013 में, तब तक ये विशाखा कमेटी चल रही थी। उसके बाद में ये एक्ट आ गया था 2013 का। इसमें 2013 में उपरोक्त कानून लाया गया। ये 2013 से अप्रैल में लागू है, ये अप्रैल 2013 से। उसके बाद अब लैंगिक उत्पीड़न क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या चीज? सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा कि अभी आपको पढ़ाया था कि फिजिकल टच, डिमांड ऑफ सेक्सुअल सैंक्शन, कमेंट्स, अश्लील साहित्य दिखाना, ये साहित्य है, अश्लील साहित्य दिखाना, अवांछनीय फिजिकल कांटेक्ट, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण, इच्छा विरुद्ध करना, यानी 354 जो निर्वस्त्र करना, 354 बी की जो धारा है उसको हटा करके 354 की ए, सी और डी की धारा में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो इसमें सारा कवर हो रहा है। यदि कोई पीछा कर रहा है, कोई देख रहा है, फिजिकल टच कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, वो सारा क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आप जैसे कहीं काम कर रहे हो सरकारी ऑफिस में, गैर सरकारी ऑफिस में, और कोई व्यक्ति आपको ड्यूटी ओवर्स के अलावा बुलाता है, आपको और लोगों से ज़्यादा काम देता है, आपको इस प्रकार से वो तंग करता है कि वो आप उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, तो ये दैट्स इज इंक्लूड इन सेक्सुअल हैरेसमेंट। वो सारा सेक्सुअल हैरेसमेंट है। वो धारा परिभाषा दी गई है 2N में। अब फिर 2O में है कि कार्यस्थल क्या है? कार्यस्थल कोई भी विभाग है, संगठन है, उपक्रम है, उद्योग है, संस्था है, कार्यालय है, शाखा है, चाहे वो यूनिट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट की हो, कोई सहकारी संस्था हो, प्राइवेट सेक्टर हो, एनजीओ हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट हो, कोई अस्पताल हो, स्टेडियम हो, कोई गृह हो, यानी जैसे कोई घर है, घर में कोई नौकरानी काम करती है, कोई लेडीज वहां जाके काम करती है, वो भी इसमें कवर होगा कार्यस्थल में, वर्किंग प्लेस में। उसके साथ भी यदि इस प्रकार की हरकत होती है तो इस एक्ट के तहत वो आपराधिक कृत्य कर रहा है। कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा ये चीज। तो आ रहा भाई, समझ में आ रहा आप?
अब इसका निवारण क्या हो? इसका निवारण है इसका निवारण क्या है कि लैंगिक उत्पीड़न का निवारण किसी महिला का कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई नियोजन में धमकी देना है, कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, सुरक्षा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो वो सारा लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए इसमें महिला कौन सी कवर होगी? वो सारी महिलाएं कवर होगी जो इन ऑफिसेज में काम करती है। जैसे कोई महिला सरकारी ऑफिस है, गैर सरकारी ऑफिस है, वहाँ एक रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है या अपनी पीड़ा लेके बाल और महिला विकास में जाती है, वहाँ का कर्मचारी यदि उस महिला के साथ कोई हरकत करता है, चाहे वो महिला वहाँ की कर्मचारी नहीं है, तो भी वो कार्यस्थल पर ये इस प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। यानी इसका दायरा दैनिक मजदूरी करने वाली महिला, कोई संविदा कर्मी, कोई प्रोबेशन वाले महिला, प्रशिक्षु महिला, सभी इसमें महिला कर्मचारी मानी जाएगी और ये सारे के सारे ऑफिस से इसमें कवर होंगे। कार्यस्थल पर कार्य वर्किंग प्लेस के रूप में ये कवर होंगे। क्लियर है? वर्किंग प्लेस क्या है? क्लियर है भाई? टेल मी बाय कमेंट्स। अब है आंतरिक, इसमें वहां पर होगा क्या? आंतरिक परिवाद समिति। ये क्वेश्चन आया था अभी कांस्टेबल वाले एग्जाम में कि जिस कार्यालय में 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है, उस प्रकार कौन सी कमेटी गठित होगी? वहां पर आंतरिक परिवाद कमेटी गठित होगी। ये क्वेश्चन था आंतरिक परिवाद का। ये धारा 4 के तहत प्रत्येक नियोजक मतलब जो जहां पर नौकरी देता है, नियोजन करता है, उपरोक्त व्यक्ति ये आंतरिक परिवाद समिति गठित करेगा। यदि वहां पर इससे 10 से कम कर्मचारी है तो वहां पर होगी स्थानीय परिवाद समिति। तो इस आंतरिक परिवाद समिति की जो अध्यक्ष होगी वो महिला होगी, चाहे उस कार्यालय की हो, उस कार्यालय में नहीं है तो आसपास के कार्यालय से इसके लगा दिए जाएंगे। साथ में इसमें समाज सुधारक तो कर्मचारी लगा दिए जाएंगे और एनजीओ का सदस्य होगा। यानी टोटल जो संरचना होगी उसमें 50% महिलाएं होना आवश्यक है आंतरिक परिवाद समिति में, जो पीड़ाओं को समझ सके महिला होंगी। अब इसमें एक जिला अधिकारी होता है, ये ध्यान रखें। इसमें कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न रोकने के लिए इस एक्ट के तहत एक धारा 5 के तहत एक जिला अधिकारी वहां पर होगा। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम या एसडीएम रैंक का अधिकारी होता है, जो सरकार द्वारा इसमें नियुक्त किया जाता है जिला अधिकारी। इस एक्ट के तहत जिला अधिकारी इस धारा 5 के तहत इसको नियुक्त करते हैं। यदि ये मामला जैसे किसी ने परिवाद दिया है और मामले में सुलह हो जाती है, दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाता है, तो उस राजीनामे के तहत इस मामले को ड्रॉप किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया हो तो बताएं भाई। फिर है आंतरिक परिवाद समिति, तो होती है 10 सदस्यों पे। आंतरिक समिति जो होती है, आंतरिक परिवाद समिति, वो 10 सदस्यों के, जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर होती है। और 10 से यदि कम सदस्य हैं तो वहां होती है स्थानीय परिवाद समिति। स्थानीय परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति धारा 6 के तहत होती है। तो धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति, धारा 5 जिला अधिकारी, धारा 6 स्थानीय परिवाद समिति। इसमें ब्लॉक लेवल पे भी इसमें करते हैं। और धारा 7 के तहत इसकी संरचना होती है, इसमें भी अध्यक्ष महिला होती है। तो 2 प्रकार की इसमें समितियां हो गई, एक तो आंतरिक परिवाद समिति और एक स्थानीय परिवाद समिति। स्थानीय परिवाद समिति और आंतरिक परिवाद समिति 2 प्रकार की इसमें समितियां हो गई। और इसमें जो है संरचना, इसमें भी महिला अध्यक्ष होगी। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। इसके बाद कोई भी ऐसी पीड़ित महिला रिपोर्ट कितने दिनों में दर्ज करा सकती है? ऐसी महिला जिसके साथ में इस प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ हो, वो 90 दिन के भीतर वो
या तो स्थानीय परिवाद समिति को या आंतरिक परिवाद समिति को अपनी रिपोर्ट दे सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपको जो महिला वहाँ पीड़ित है उस महिला को अपने स्थानीय परिवाद समिति और ये जांच करती है, या तो आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति ये जांच करती है। इस समिति को सिविल कोर्ट के बराबर पावर होते हैं। ये मान के चलो कि कितना बड़े पावर हैं। सिविल कोर्ट के पावर वो होते हैं जिसमें ये संबंध के तहत गवाह को बुला सकते हैं, शपथ पे उसके बयान ले सकते हैं, तो वो सिविल कोर्ट के इनको पावर होते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति के जांच करने के लिए किस कोर्ट के बराबर पावर होते हैं? वो होते हैं सिविल कोर्ट के बराबर पावर। जांच के दौरान इसको जैसे पीड़िता जैसे कहीं उसके साथ में गड़बड़ी हुई है, हैरेसमेंट हुआ है, तो वो छुट्टी ले सकती है, ट्रांसफ़र अपना उस जगह से करा सकती है। उसको लगता है कि मैं यहाँ अपमानित महसूस कर रही हूँ, वो अपना ट्रांसफ़र करा सकती है। और जो नियोजक होता है उसका कर्तव्य भी है कि कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण रखें। यदि वो नियोक्ता ऐसा नहीं रखता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना होता है। 50,000 रुपये का उसमें जुर्माना हो सकता है। और न्यायालय इसमें इस समिति की रिपोर्ट पर या व्यथित महिला की रिपोर्ट पर यदि उसको इस आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति को लगता है कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है, उसके साथ वाकई अत्याचार हुआ है, तो वो FIR दर्ज करवा सकता है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो इस प्रकार से ये था कार्यस्थल पर जो वर्किंग प्लेस है उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के संबंध में जो कानून है वो था, और इसके जो मुख्य मुख्य प्रावधान है वो था। इसके लिए अब नेक्स्ट PCPNDT एक्ट। PCPNDT एक्ट नाम पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। इस PCPNDT क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। ये पूछा जाता है कि PCPNDT एक्ट किससे रिलेटेड है? ये एक्ट ये कहता है किसी भी महिला के पेट में पल रहा बच्चा उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते, यानी वो बच्चा आगे जाकर लड़की होगा या लड़का होगा, इस चीज़ की टेक्निक द्वारा डिसाइड नहीं कर सकते। ये कानूनन रूप से अपराध है। ये लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि गिरते हुए लिंगानुपात, यानी जो लिंगानुपात है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और बढ़ती हुई भ्रूण हत्या, इसको रोकथाम करने के लिए इस PCPNDT एक्ट को लाया गया। ये 1994 में 20 सितंबर 1994 को लाया गया, स्वीकृत हुआ, और ये लागू हुआ 1/1/96 को, 1 जनवरी 1996 को। अब प्रश्न जैसे आता है PCPNDT कब लागू हुआ? बताइए, आप कमेंट से बताइए PCPNDT एक्ट कब लागू हुआ? RJ की, संजू किड्स, वीडियो किड्स, मनोज, मीना, थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, अब आ रहा होगा साफ आपको। ये PCPNDT एक्ट कब लागू हुआ? एक बार आप वही क्लास को दोबारा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये क्लास पहुंच सके और लोग भी इसका महत्वपूर्ण फायदा उठा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये 1/1/96 को लागू हुआ था और 20 सितंबर 1994 को स्वीकृत हुआ था। बनवारी सूरभ चौधरी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको एक बार शेयर करें। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, एक टीचमेंट पे मैं भी इसमें पॉलिटिकल लेता हूँ और इस पे जिला दर्शन है वो टीचमेंट पे कराया है। टीचमेंट की अभी क्लास आईडी आपको बता दी जाएगी ताकि उसके आधार पे आप उसको जिला दर्शन में और पॉलिटी में लाभान्वित हो सकते हो। और एक प्रचार क्लासेस का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी कुछ वीडियोज़ हैं, अभी स्टार्ट किया है लेटेस्ट, ज़्यादा दिन नहीं हुए।
तो उसमें भी आप जुड़ के अपना उठा सकते हो फायदा। पीसीपीएनडीटी एक्ट, आप अपने अपने जिले में बताइए अपने जिले का लिंगानुपात क्या है, या राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, बताइए आप कमेंट से। तो अब पीसीपीएनडीटी लोग क्या करते हैं, कन्या जन्म को एक अभिशाप मानते हैं। एक कन्या जन्म हो जाएगी, दहेज देना पड़ेगा, उसके सामने बहुत तरह की समस्याएं आएगी, उसको आजकल के जो बदमाशियां होती है उस तरह की बदमाशियों को रखते हुए या दहेज को रखते हुए कन्या भ्रूण की हत्या का सिलसिला बढ़ गया था। जैसलमेर में जैसा आपको पता है, और राजस्थान में अन्य जिलों में भी बहुत कन्या का ये पता लगा करके भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, यानी उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। अब वो ये जैसे कि कई बार क्या होता था, लड़कों की चाहत में लड़के हमारा वंश बढ़ाएंगे और वो हमारी सेवा करेंगे, और इस प्रकार से वो ये इस प्रकार से भ्रूण हत्या कर दी जाती। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? एक मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। तो पुरुष में जो होते हैं, पुरुष के गुणसूत्र 22 तो एक जैसे होते हैं, प्लस XY, और स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं 22 प्लस XX। अब लोग ये मान के चलते हैं कि किसी महिला के लड़की होना के लिए दोषी कौन है, वो मानते हैं कि महिला दोषी है, जबकि महिला कतई दोषी नहीं है। मेंडल का जो आनुवंशिक सिद्धांत पढ़ा होगा, मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत के बाद ये 22 गुणसूत्र पुरुष में सेम होते हैं, स्त्री में अब ये X और ये Y होता है, स्त्री में X और X होता है। जब पुरुष का X गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। अब ये पुरुष का Y गुणसूत्र और इसका X गुणसूत्र यानी XY हो गया, ये X मैंने पहले कर दिया, ABCD में पहले आता, तब लड़का होता है, लड़के का जन्म होता है। तो अब आप बताइए पुरुष जिम्मेदार है या स्त्री जिम्मेदार है? क्योंकि पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं, जब पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा, और पुरुष का Y गुणसूत्र लड़की के जो X के गुणसूत्र से मिलेगा तो X और Y मिलकर के लड़की का जन्म करेंगे। तो ये जो भ्रांति है कि इसके लिए महिलाएं जिम्मेदार है, ये कतई गलत है। इसलिए आप लोग ध्यान दें इस अब इसमें प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है कि कोई भी पंजीकृत सेंटर जो होता है, जो जांच करने वाला, जैसे आनुवंशिक सेंटर है, कोई क्लिनिक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, अन्य जांचें केवल भ्रूण के गुणसूत्र विकृति आनुवंशिक, यानी ये जांचें किस टाइप की कर सकते हैं? ये केवल कर सकते हैं कि गुणसूत्र में विकृति तो नहीं है, कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, कोई रक्तवर्णी का रोग तो नहीं है, या जन्मजात कोई विकृतियां नहीं है आदि का भ्रूण का इलाज करने के लिए ये जांचें कर सकते हैं। बाकी ये लिंग का निर्धारण करने की जांचें नहीं कर सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा वंशानुगत रोग, जो तो हीमोफीलिया होता है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं, या इसके कोई जो भ्रूण पल रहा होता है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, सही स्वस्थ हो है या नहीं है, इसकी जांच कर सकते हैं। ये लिंग निर्धारण पूर्णतया निषेध है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, लिंग निर्धारण नहीं कर सकते। सर मेरा दांत टूट रहा है, क्या ऐसा ही बन सकता हूँ क्या? ये देख भाई, सब तुम्हारे दांत वांत सब ठीक कर देंगे, हमारे पास बुला लेंगे हम आपकी क्लास के बाद, सब ठीक होगा आपका। तो ये इस प्रकार की जांच कर सकते हैं। अब ये धारा 3 कहती है कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के, जैसे ये लेबोरेटरीज खुली हुई है, जो क्लिनिक खुले हुए हैं, आनुवंशिक सेंटर खुले हुए हैं, ये कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं खोल सकता। और इसमें लिंग चयन का भी प्रतिषेध है धारा 3 के अंदर।
धारा 3 के में है लिंग चयन का प्रतिषेध, और धारा 3 है कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना ये सेंटर नहीं खोल सकता। फिर जो धारा 3 भी है वो ये कहती है कि ये जो सेंटर खोले हुए हैं पंजीकृत आनुवंशिक सेंटर, क्लिनिक, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये जो खोले हुए हैं इसमें कोई भी सामान यदि आप बेचोगे तो उसमें पंजीकरण होगा और विशेषज्ञ वाले जो डॉक्टर होंगे तभी आप उनको सामान बेचोगे, नहीं तो सामान भी, जैसे आप सोनोग्राफी की मशीन खरीदने जाते हो तो वो सबसे पहले एक रजिस्टर रखेगा, उसमें लिखेगा कि आपके पास सोनोग्राफी खरीदने का लाइसेंस है या नहीं है, तो ही आप बेच सकते हो, नहीं तो आप भी अपराधी हो। आप सामान हर किसी को नहीं दे सकते, ये सामान उसी को दे सकते हो जो रजिस्टर्ड है और योग्यता रखते हैं। धारा 6 कहता है कोई भी व्यक्ति केंद्र लिंग का निर्धारण या संबंधित जांच नहीं करेगा, इसकी सजा दी है धारा 23 में। यदि कोई व्यक्ति जैसे कहीं डॉक्टर, कोई कंपाउंडर, कोई लेबोरेटरी में कोई अन्य व्यक्ति यदि कोई इस प्रकार की जांच करता है तो वो धारा 23 में दोषी है, तो कितना होगा 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। और सेकंड अपराध में है 3-5 वर्ष की सजा और 50,000 का जुर्माना, यानी 3 से 5 साल की सजा है और 10 से 50,000 रुपये जुर्माना है। ये क्वेश्चन आया था कांस्टेबल वाली परीक्षा में कि भाई इस ये पीसीपीएनडीटी के तहत धारा 23 में उल्लंघन करने पर क्या सजा है, वो 3 से 5 वर्ष ऑप्शन था उसमें, तो ये सजा है। यदि कोई व्यक्ति जैसे इसको पकड़ते कैसे, डिकोय ऑपरेशन करते हैं, मतलब पुलिस है फर्जी किसी ग्राहक को भेजती है और कहती है कि हमारे ये लिंग का जांच करवानी है, अगला वो सहमत हो जाता है कि हाँ हम लिंग की जांच कर देंगे, डिटर्मिनेशन कर देंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी, और उस समय फिर कार्रवाई करके उसके खिलाफ डिकोय ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जाती है। अब वहाँ जहाँ सोनोग्राफी करता है वहाँ राधा कृष्ण जैसी फोटो भी नहीं रख सकता, जैसे वो बता दे कि नहीं तुम्हारे तो राधा होगी, तुम्हारे कृष्ण होगा, तो एक तरह से इशारा हो गया, इसलिए इस प्रकार का वो चित्र भी वहाँ नहीं रख सकता, राधा कृष्ण जैसे चित्र भी वो नहीं कर सकता। इसमें जांच कराने वाली महिला भी अपराधी है यदि उसे जांच करने हेतु मजबूर नहीं किया है। तो यदि किसी महिला को जांच कराने के लिए मजबूर किया है तब तो वो महिला दोषी नहीं है, अन्यथा वो महिला भी दोषी है यदि वो सहमति देती है कि मैं मेरी लिंग जो है डिटर्मिनेशन के लिए मैं सहमत हूँ, तो वो महिला भी दोषी है। तो पीसीपीएनडीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पीसीपीएनडीटी एक्ट, इसलिए आप ध्यान रखें ये लिंग के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसके लिए ये बना हुआ है। विशाखा कमेटी इसी से संबंधित है। विशाखा कमेटी पहले चल रही थी 1997 से, उसके बाद में ये एक्ट आया गया था, पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया था। तो क्लियर हुआ भाई? आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्लियर होता जा रहा है। अब लिंग निर्धारण करने का विज्ञापन भी नहीं दे सकता। लिंग निर्धारण का विज्ञापन भी यदि कोई देता है तो वो भी अपराध है, 3 साल का दंड है, तो इसमें भी दंड है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि लिंग निर्धारण पर सजा किस कानून के तहत है? वो पीसीपीएनडीटी के तहत है। किस धारा के तहत है? धारा 23 के तहत है। विज्ञापन पर सजा किस धारा के तहत है? 22 के तहत है। डॉक्टर और कार्मिक जो इसमें पीसीपीएनडीटी में लिंग निर्धारण करता है यानी धारा 23 के तहत सजा कितनी है? 3 वर्ष जुर्माना पहले अपराध करने पे, सेकंड अपराध करने पे 5 से 7 साल है, तो इसमें ये सजा है। इस एक्ट के तहत एक जांच जहां केंद्र होता है वो फार्म एफ भरना पड़ता है। फार्म एफ क्या होता है? उसमें जैसे कोई व्यक्ति सोनोग्राफी कराने गया तो आप उसकी पूरी डिटेल लिखोगे कि वो सोनोग्राफी किस उद्देश्य से करवा रहा है, उसमें आप बीमारी और उसका नाम, पता, डिटेल सारी लिखोगे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो धारा 23 के तहत दोषी है। इस मामले को लेकर के कुछ जो डॉक्टर हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि साहब ये हम क्यों करें, फार्म ए भर के हमारा कितना टाइम खराब होता है, या हमारी टाइपिस्ट की छोटी सी गलती से हम सजा के हकदार कैसे हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। यदि फॉर्म नहीं भरते हो तो ये माना जाएगा कि आप वहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हो, आप जांच करके ये बता रहे हो कि अगले के लड़का होगा या लड़की होगी, और आप इस कानून का उल्लंघन कर रहे हो और उससे भ्रूण हत्या हो रही है। यदि जैसे भ्रूण हत्या के संबंध में आईपीसी में भी प्रावधान है, आईपीसी में भी धारा 312 से लेकर के
धारा 318 तक। आईपीसी में धारा 312 से लेकर के 318 आईपीसी तक इसमें अपराध है। अपराध क्या है? जैसे कोई व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या कर देती है, या कोई इस प्रकार का जन्म लेने के बाद भी छोड़ देती है, उसको फेंक के आ जाती है, तो ये सारा 312 से लेके 318 इंडियन पेनल कोड में सजा का प्रावधान दिया गया। अब मामला आता है कि मान लो कोई बलात्कार होता है और उस समय गर्भ ठहर जाता है, तो क्या उसकी गर्भपात कराया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितियों के आधार पर डिसाइड किया है कि यदि वो गर्भ ठहर जाता है और वो लड़की नाबालिग है और स्वस्थ नहीं है, लगता है कि उससे बच्ची को खतरा हो सकता है, तो गर्भपात एक डॉक्टरों की टीम ये रिपोर्ट देगी और उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर गर्भपात कराया जा सकता है। कोर्ट के आदेश से अन्यथा नहीं कराया जा सकता। वो भी उसके पेट में पल रहा बच्चा स्वस्थ नहीं हो, या पेट में पल रहे बच्चे की वजह से वो खुद स्वस्थ नहीं हो, तब गर्भपात कराया जा सकता है, और वो भी कोर्ट के आदेश से। तो ये प्रोविज़न है इसमें। तो इसमें धाराएं जो है, धारा 22 विज्ञापन देना, धारा 23 इस प्रकार के कृत्य में शामिल होना, धारा 3 में पंजीकरण आवश्यक है, धारा 3A में है लिंग का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, 3B में ऐसे पंजीकृत सेंटरों को आप सोनोग्राफी वगैरह की मशीनें भी जब तक वो पंजीकृत नहीं होगा उपलब्ध नहीं करा सकते। 3A 3B, फिर धारा ये 22, धारा 23, ये इंपॉर्टेंट इसकी धाराएं हैं।